तो जो वर्षों वर्षों से पैसा ले रहा है और स्कूल नहीं आया उसको सस्पेंड अगर नहीं करते हैं तो ये पाठक जी, इसका मतलब कि ये भी दोरंगी नीति कर रहे हैं। सीधी सी बात है। टीचिंग क्लास में छात्र कैसे कक्षा में आवे, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या? स्कूल को दुरुस्त कर रहे हैं क्या पाठक साहब? उसमें एक बिहार सरकार के बड़े कंट्रोवर्शियल मिनिस्टर का एक रिलेशन है चिरैया प्रखंड में, जो जिस दिन ज्वाइन किया था उसके बाद पहले आकर के अब स्कूल 4 दिन से कर रहा है। प्रिंसिपल को अधिकार देना होगा, साथ साथ प्रिंसिपल को संरक्षण भी देना होगा कि 75% लेक्चर नहीं हो। क्या गार्जियंस उसको कौन सुरक्षित करेगा? फॉर्म भरने के वक्त तो रोकेगा तो। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं रियल न्यूज। अभी बिहार में सबसे ज़्यादा जो सुर्खियों में है वो है शिक्षा विभाग, शिक्षा और के पाठक। के पाठक इसलिए जैसे ही वो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बने, उन्होंने अपने हिसाब से शिक्षा विभाग को चलाने का प्रयास किया। उसके कुछ अच्छे भी दृश्य दिख रहे हैं। अब जो स्कूल सालों से बंद थे वो अब ससमय खुल रहे हैं, शिक्षक आ रहे हैं, छात्रों की संख्या भी बढ़ी है। लेकिन उसके साथ ही उनके कई ऐसे आदेश हैं जो लगातार विवादों में रहे हैं। और उसी में से एक आदेश है कि सभी कोचिंग संस्थानों को 9 बजे से 4 बजे तक उनका संचालन नहीं किया जा सकता है। इसको लेकर तरह तरह की बातें उठ रही हैं। तो क्या इन कोचिंग संस्थानों को प्रतिबंधित करने से ही शिक्षा में सुधार हो जाएगा? ये एक बड़ा प्रश्न है और इसी प्रश्न को ढूंढेंगे आज हम। हमारे साथ हैं 2 हमारे वरिष्ठ। आप हैं श्री रत्नेश आनंद जी, प्रोफेसर रत्नेश आनंद, जो बॉटनी के यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बिहार विश्वविद्यालय में रह चुके हैं, MS कॉलेज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हैं और SK सिन्हा महिला कॉलेज के प्राचार्य रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। और साथ में हमारे हैं वरिष्ठ पत्रकार और शिक्षा विभाग से जुड़े हुए रहे हैं प्रोफेसर चंद्रभूषण पांडे जी। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अब सवाल यह है कि जो मैंने सर कहा कि के पाठक ने कई तरह के नियम बनाए हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो कोचिंग संस्थानों पर एक प्रतिबंध की बात उन्होंने की है, इससे शिक्षा में सुधार होगा क्या? कोचिंग संस्थानों में प्रतिबंधित करने का उनका उद्देश्य क्या है, पहले ये स्पष्ट होना चाहिए। क्या स्कूल के बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं? अगर दिन के 9 बजे से 5 बजे तक कोई कोचिंग संस्थान अगर 7वां, 8वां, 4वां, 5वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां की पढ़ाई पढ़ा रहा है, तो वैसे कॉलेज, वैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट पर अगर प्रतिबंधित डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लगाता है, रोक लगाता है और विद्यार्थियों को कहता है कि अपने वर्ग कक्षा की ओर जाओ, स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, तो इसे सही कदम ही माना जाएगा। लेकिन दूसरे प्रकार के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, जो कोचिंग संस्थान है, जो किसी कंपटीशन की तैयारी करा रहा है, कोई इंजीनियरिंग की तैयारी करा रहा है, कोई मेडिकल की तैयारी करा रहा है, कोई रेलवे करा रहा है, इस प्रकार के जो कोचिंग संस्थान हैं उन पर प्रतिबंध लगाना कतई मेरे हिसाब से सही नहीं है। और दूसरे साथ साथ एक और बातें जो सामने आई है कि शिक्षकों को उसमें पढ़ाने से प्रतिबंधित करने की बात है। जब आप 9 बजे से 5 बजे या 4 बजे तक लग जब शिक्षण संस्थान को, कोचिंग इंस्टीट्यूट को बंद ही कर देंगे, उसके बाद अगर शिक्षक कहीं पर अगर पढ़ाकर किसी को लाभान्वित कर देना है तो इसको रोक नहीं लगाना चाहिए। ये मेरी समझ से सही कदम नहीं है। सर देखिए, अभी जैसा सर ने कहा कि प्रतिबंधित करना एक तरह से सही है और उनका उद्देश्य भी है। जो उन्होंने कहा है कि जो संख्या छात्रों की स्कूल में घटी है उसको करने के लिए। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ कि जब आपने 25,000 से ज़्यादा स्कूलों पर लगातार जांच की बात की, अभी जो चर्चा चल रही थी कि अटेंडेंस बनाने की बात हो रही है और उसमें बहुत सख्ती बरती जा रही है, तो जब शिक्षक का सुनिश्चित हो जाएगा कि वो स्कूल में पढ़ावे, उस स्थिति में कोचिंग में तो ऐसे भी नहीं जाएगा। उसमें इस तरह का प्रतिबंध कितना असरकारक लगता है? और ये सरकारी स्कूल यानी कि प्राथमिक
मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, ये दोनों संस्थाएं साथ साथ चल रही हैं। अगर शिक्षा व्यवस्था बेहतर होती तो कोचिंग इंस्टीट्यूट सामने आता ही नहीं। तो 30 वर्षों से तो बिहार में एजुकेशन में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। लालू जी के समय से लेकर के नीतीश कुमार के समय तक एक्सपेरिमेंट ही एक्सपेरिमेंट हो रहा है। चारवाहा विद्यालय से शुरू हुआ था और यहाँ तक पहुँचा है। नीतीश कुमार जी जब आए कि लालू जी का टेन्योर बहुत ख़राब था, हम शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, तो इन्होंने एक जो IAS झा जी थे, झा जी को ही सुपुर्द किया था पूरे डिपार्टमेंट को, और उसमें हमको लगता है कि 1 दर्जन से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हुए थे और झा जी का देहांत हो गया। उसके बाद तब दूसरे पदाधिकारियों को इसमें लाया गया और अंत में के पाठक जी आए हैं। तो जो व्यवस्था चल रही है, जिस तरह से संकुल उंकुल ये सब बनाया गया, ये सब झा जी का प्लानिंग था। बेहतर करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो बेहतर हुआ नहीं, कागज़ पर बेहतर होता चला गया और स्कूल की स्थिति वहीं की वहीं रह गई। यहाँ तक कि अभी जब के पाठक ने जो है ये रेड करना शुरू किया है पुलिस की तरह, तो अभी इसमें से 2.25 लाख बच्चे जो है सो गायब है, ऑनरोल हैं वो, लेकिन उनका पता नहीं है कि किस स्कूल में है, कहाँ है, वो कभी स्कूल आते हैं कि नहीं आते हैं, उनका कहीं कुछ रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। और उनका जो है सो मिड डे मील खा रहा है मास्टर लोग मिलके, मुखिया जी जितने लोग हैं खाने वाले, ब्लॉक के BDO साहब से लेके कलेक्टर साहब तक, तो ये लोग खा रहे हैं। तो ये परंपरा चलती आ रही है, कोई नई बात नहीं है जो कोई कह दे जहाँ यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, शिक्षा व्यवस्था भ्रष्टाचार की नली से गुजर रहा है, ये कोई नई बात नहीं है, आई कोई आरोप नहीं है। अपनी बार जो के पाठक ने कदम उठाया है, ये पुलिस की तरह उठाया है, समझे ना। शिक्षा विभाग में आमूलचूल परिवर्तन करने का तरीका ऐसा नहीं होता है। ये पुलिस का परेड नहीं है कि इसको आप परेड करा दीजिएगा। आप 9 बजे से मजबूर कर रहे हैं कि आप स्कूल जाइए, ये अच्छी बात है, शिक्षा में एक बेहतर व्यवस्था की मैंने संभावना इससे बनती है, तो वो पहुंच तो सकते हैं, लेकिन 5 बजे तक वो बैठ के पढ़ाते हैं या गप करते हैं, ये तो आप सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। तो जिस तरह आपने स्कूल में पहुंचने के समय को की अवधि को दुरुस्त किया है, उस तरह पढ़ाई जो स्कूलों में है उसके प्रति भी सचेत होने की आपको आवश्यकता है। इसमें जब तक सब लोगों का, समाज से लेकर के दूसरे विभाग के पदाधिकारियों का, समाज सेवियों का अगर सहयोग नहीं होगा तो पढ़ाई व्यवस्था सुचारू ढंग से नहीं चलेगी। दूसरे ढंग से विद्यार्थियों को भोजन कराने का, साइकिल देने का, कपड़ा देने का, ये जितना एलियोरमेंट है, ये तो अब जो अपर लोग हैं उसको इनकम समझते हैं। और आप 75% कह रहे हैं कि हम अगर अटेंडेंस अगर नहीं होगा तो ये कुछ नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, परीक्षा में भी नहीं बैठने दिया। हाँ, ये तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम बाद में होगा। मास्टरों को आके गांव का लोग पिटाई करेगा। आज भी सर हाईकोर्ट के स्टैंडिंग ऑर्डर के अनुसार कॉलेज में 75% अटेंडेंस के बाद ही फॉर्म भरने के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर है, लेकिन पूरा बिहार जानता है कि ये फर्जी ऑर्डर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। जितने नाम लिखाइए, फार्म भरिए, इम्तहान दीजिए और बस। टीचिंग क्लास में छात्र कैसे कक्षा में आवे, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या? स्कूल को दुरुस्त कर रहे हैं के पाठक साहब? 5 गो टीचर की अगर 5 गो क्लास में ज़रूरत है तो आपके यहाँ 3 टीचर है ये है। सर यहाँ आंकड़ा है कि 22-23 में क्लास 1 से 8th तक जो शिक्षकों का स्वीकृत पद है वो है 5,92,541, जिसमें से कुल पद जो नियुक्ति हुई है, जो नियुक्त है, वह है 4,05,332। और खाली पद देखिए सर कि 1,87,209। पहली बात। अब इसमें एक दूसरा सवाल हम पूछते हैं, शिक्षकों की बहाली, आप पढ़ाई की बात तो करते हैं, और पढ़ाई का मूल चीज़ क्या है? शिक्षक और छात्र। तो छात्र को लाने की आप बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन शिक्षकों की बहाली आपने कैसे की थी? ये वही शिक्षक हैं मैक्सिमम जिनको मुखिया जी ने बहाल किया था, और उसका
सर ये आंकड़ा है कि अभी तक उन लोगों के सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन तक शिक्षा विभाग नहीं करा पाया। ठीक है, तो जब गलत लोग, उसमें से बहुत लोग गलत हो सकते हैं, तो जब गलत लोग जो अयोग्य हैं वो शिक्षा विभाग में है शिक्षक के पद पर, और उनसे आप अपेक्षा करते हैं कि वो बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे और जो एक प्रामाणिकता होनी चाहिए उसके साथ करेंगे, यह संभव है क्या? ना, कतई संभव नहीं है। उसके लिए इंटेंसिव ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। और दूसरी बात, आपने पहले बात का हम थोड़ा सा और ज़्यादा उसको इलेबोरेट करना चाहते हैं कि वो पोस्ट सेंक्शन कितने विद्यार्थियों के लिए पहले किया गया है। आज विगत 15-20 वर्षों के अंतर्गत जो एक सामाजिक न्याय कहिए या जो जागरण कहिए, एक वर्ग में पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, छात्राएं हो, उनमें पढ़ने की एक ललक जगी है। हर स्कूल कॉलेजेस में संख्याएं उनकी बहुत बढ़ गई, लेकिन उस अपेक्षाकृत उनका पोस्ट सेंक्शन नहीं हुआ। पोस्ट सेंक्शन नहीं हुआ, उस पर बहाली नहीं हुआ। बहाली की प्रक्रिया वर्षों का कर रहे हैं। क्वालिटी क्या रही वो तो अलग मुद्दा है। आपने बताया है कि पहले मुखिया जी लोगों ने कैसे पेटी में रखा हुआ, जितना उनके रिश्तामंद का सर्टिफिकेट था उसको लेकर पैसा देने शुरू कर दिए, अब घर ही रह रहे हैं। इन दिनों सुनने की बहुत अच्छी कॉमेडी आ रही है कि अरे फलानवा की पतोह को देखे हैं वो स्कूल अब आ रही हैं। पता लगा है कि वो 3 वर्षों से बहाल है, लेकिन कभी आई ही नहीं थी। पाठक जी के चलते मुखिया जी की पतोह आ रही है। सर उसमें एक और बात मैं एक और बात जोड़ता हूँ कि अभी जो आंकड़े आए हैं उसमें 500 महिला जो शिक्षिकाएं हैं उन्होंने नौकरी छोड़ दिया है। इसलिए नौकरी छोड़ दिया कि जैसा सर ने कहा कि या तो मुखिया जी के पतोहू थी या उसी तरह के किसी लोग से जुड़ा हुआ जो प्रभावी लोग थे उस समय, वो लोग जुड़ गया था। अब तक घर में बैठ के, और सर उतना ही नहीं, बेरोजगारी बहुत है। आप किसी को शिक्षक की नौकरी मिल गई मुखिया जी के पतोहू को, अब मुखिया जी की पतोहू वहाँ पे ले रही हज़ारों में, और 2000 पर 1200 पर एक दूसरे व्यक्ति को रखी हैं जो जाके क्लास में क्लास कर रहा है। ये सारी प्रक्रियाएं चल रही थी, इस पर आप क्या कहेंगे? अभी जो पाठक जी का रेड शुरू हुआ है उसमें एक बिहार सरकार के बड़े कंट्रोवर्शियल मिनिस्टर का एक रिलेशन है चिरैया प्रखंड में, जो जिस दिन ज्वाइन किया था उसके बाद पहले आकर के अब स्कूल 4 दिन से कर रहा है। हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। उस स्कूल को भी हम जानते हैं, उसका नाम भी हम जानते हैं, और मंत्री जी के संबंधी है। हाँ अपने। तो ऐसे लोग की संख्या हजारों है जो हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों में रह रहे हैं अपने पति के साथ, अपने बेटे के साथ, अब यहाँ पर ठेका पर। सर एक सवाल हम पूछते हैं कि मंत्री जी से 36 का आंकड़ा चल रहा है के पाठक साहब का, तो और उनको पता चल गया हमारे ही माध्यम से, ये तो पता चल गया कि चिरैया में मंत्री जी के एक संबंधी हैं जो जब से उनका अपॉइंटमेंट हुआ तब से नहीं आए थे, और जब पाठक जी का आगमन हुआ है उनका डंडा जब देखा है उन्होंने तो वो यहाँ आ गए, और बजाबता अब उन्होंने रूम ले लिया है चिरैया में और अब रह रहे हैं। तो क्या पाठक जी ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेंगे जो चिन्हित हैं? अब तो पाठक जी जाने जी क्या करेंगे। नहीं सर, जब आप जो लोग उस दिन प्रदर्शन में पटना गए थे उसको आप सस्पेंड कर रहे हैं, तो जो वर्षों से पैसा ले रहा है और स्कूल नहीं आया उसको सस्पेंड अगर नहीं करते हैं तो ये पाठक जी, इसका मतलब कि ये भी दोरंगी नीति कर रहे हैं। सीधी सी बात है। ऐसा होना चाहिए, ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई उनको करनी चाहिए, जरूर करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को ये पॉजिटिव है कि अगर वो सही काम करना चाहते हैं तो इस पर तो कदम उठाना ही चाहिए। इनको प्रताड़ित करना चाहिए, उन लोगों से नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए वैसे लोगों को, अब पैसा वसूल करना चाहिए। देखिए जितने लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ है शिक्षकों का, उसके बारे में विजिलेंस के एक राज्य स्तरीय पदाधिकारी से मेरी बात हो रही थी। उनका कहना यह था कि विजिलेंस इसमें 5 साल से काम कर रही है, दूसरा कोई काम नहीं कर रहा। वह बार बार आकर के हर जिले में जा कर के छोटे पदाधिकारी को भेज करके टीचरों का फोल्डर मांग रही है। पुलिस के पदाधिकारी मांग रहे हैं व्यक्तिगत रूप से, डीओ से मिलके, उनके छोटे अधिकारियों से मिलके। लेकिन ये जितने फ्रॉड लोग हैं जो जाली कागज़ के आधार पर जो जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है, ये लोग आज तक फोल्डर सबमिट नहीं किया। तो जब सबमिट नहीं किया, जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी अपराधी है, भाग रहा है,
पुलिस में सरेंडर नहीं कर रहा है, कोर्ट में नहीं कर रहा है, तब पुलिस कुर्की जब्ती करती है और एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर देती है या पकड़ लेती है। तो आप उसको महीना दे रहे हैं, वह अपना कागजात जमा करने के लिए तैयार नहीं है, विजिलेंस के सारे पदाधिकारी इसी लोगों के पीछे लगे हुए हैं, ऐसा सब चीज़ चल रहा है। इसका मतलब तो यह है, शिक्षक गण यह बताते हैं कि इसका मतलब यह है कि जो लोग अपॉइंटमेंट 3 लाख 4 लाख रुपया दे करके पंचायत में अपना अपॉइंटमेंट कराए हैं, उनको सरकार प्रोटेक्ट कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है। सर आप क्या कर रहे हैं इसमें? नहीं, हम बहुत सारे बातों से उनसे सहमत है। हमारे के पाठक साहब जो भी अपनी कदम उठा रहे हैं बहुत सारे प्रशंसनीय हैं। यहाँ मैं बात चली है तो आपने कहा कि इसको आमूल चूल परिवर्तन कर सुधारने की स्थिति में बड़ी कदम अपना प्रयास कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी सी चीज़ है कि जो भी चाहे प्राथमिक स्कूल हो या हाई स्कूल हो या +2 हो, उसके प्रिंसिपल को आप पूर्णतः स्वतंत्र अधिकार नहीं देंगे, चाहे वो टेम्पोररी अपॉइंटमेंट करने का हो या उसके मिसलेनियस खर्च करने का हो, तब तक वो स्कूल में बहुत अच्छा से चाहे तो क्लास नहीं करवा सकता है, क्योंकि उसके पास हैंड की कमी रहती है। लड़कों की संख्या बढ़ गई है और शिक्षक रोज रिटायर कर रहे हैं, बहुत पोस्ट खाली है। ऐसे में कैसे होगा? तीसरा है कि लड़के की संख्या, आपने बहुत एडमिशन लगा लिया और इस स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर नाम पर न डेस्क है, न बेंच है, न बैठने के कमरे हैं। वो तो नाम लिखा कर एक मशीन बनाए हुए थे कि भाई रजिस्टर में ऑफिस में नाम लिखा लो, फार्म भर दो, इम्तहान दे दो। लेकिन जब आप विद्यार्थियों कोई स्कूल में आओ, बैठो, हम पढ़ो जाओ, तो पढ़ने और बैठने के लिए कमरे और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तो जरूरी था। नहीं, उसका सर गवाह है। कल एक प्रतिष्ठित अखबार में एक पिक्चर आया था यहीं मधुबन का, जिसमें बच्चे सड़क के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे लाइन से बैठे हुए हैं। वो मैं कहूँगा कि उस पिक्चर को भी दिखाएं। और साथ में आश्चर्य की बात है कि वहाँ तमाम पदाधिकारी हैं जो देख रहे हैं। ये स्थिति है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जो आप बता रहे हैं। अब ऐसे में मान लें कि जो जनप्रतिनिधि है, जिला पदाधिकारी है, शिक्षा पदाधिकारी है, सरकार है, मंत्री है, ये कौन सी ऐसी बड़ी सी चीज़ है कि 2 महीना में उसको ठीक नहीं किया जा सकता है, 3 महीने में नहीं किया जा सकता है। आप चलाइए, समाज आपके साथ रहेगा, शिक्षक भी आपके साथ रहेंगे, लेकिन उसकी पूर्णता आपको सुनिश्चित करनी होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ प्रिंसिपल को अधिकार देना होगा, साथ साथ प्रिंसिपल को संरक्षण भी देना होगा कि 75% लेक्चर नहीं हो, क्या गार्जियंस उसको कौन सुरक्षित करेगा? फॉर्म भरने के वक्त तो रोकेगा। तो चूंकि जहाँ वो रहता है, अब ये घटना भी है सर। हाँ, ये घटना भी है कि यह 75% जो लड़के नहीं आते हैं तो उनका उतना अटेंडेंस नहीं है। वो जब थ्रेट किया टीचर लोग कि तो आपका बच्चा नहीं आ रहा है, ये इसका परसेंटेज इतना नहीं होगा, तो आपको जितने भी सुविधाएं मिल रही हैं वो सब बंद हो जाएंगे। तो गार्जियन लाठी वाठी लेके घर से स्कूल में चला आया और टीचर को एब्यूज किया। यहाँ आप अगर काट दिए तो हम आपका जो है सो मार करके जो है सो खराब कर देंगे। यहाँ ये तो संरक्षण भी तो देना होगा प्रशासन को, उस आदमी को, उस शिक्षक को, उस प्रिंसिपल को, प्राचार्य को, स्कूल को, उसको संरक्षित करना होगा, तभी ना कानून उठा सकता है, तभी वो कदम उठा सकता है ना। अच्छा सर, एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है। हम लोग यहाँ कहा जाता है कि पहले घर में दिया जलाते हैं तो मंदिर में जलाते हैं। आप स्कूल को सुधार रहे हैं, आप छात्रों की उपस्थिति की बात करते हैं, शिक्षकों की उपस्थिति की बात करते हैं, और आप स्वयं आपका शिक्षा विभाग का जो व्यवस्था है उसको नहीं सुधारे हैं। उसके सुधार के लिए अभी तक उस तरह का कोई देखने को नहीं मिला है। और सच पूछिए तो सारी चीज़ें वहीं से। सर मैं आपको बता दूं, के पाठक साहब को मैं एक राय भी देता हूं, केवल वैसे शिक्षक जो दिव्यांग के रूप में वहाँ हैं, केवल उनका अगर जांच करा लिया जाए तो हजारों की संख्या में ऐसे मिलेंगे जो कोई कान हमको सुनाई नहीं देता है, सुनता सब है, कहेगा सुनाई नहीं देता है, कोई कहता है एकाएक हमको फिट आ जाता है। और ऐसे ऐसे बीमारी को लेके लोग हैं, तो सबसे पहले तो उनको अपने में सुधार की जरूरत है। तो उनको दूसरे काम में लगाना चाहिए।
शिक्षा विभाग फ्रॉड वो सर्टिफिकेट को fraud लेके दिव्यांग का फर्जी सर्टिफिकेट लेकर कोई आए, पकड़िए, उसको जेल भेजिए, उसकी रिकवरी कीजिए। ये तो एक काम ही है जो गलत जाली जो सर्टिफिकेट लगाए हुए हैं सारे प्रशिक्षण का, बीएड का, कहीं कहीं का सब टेम्परिंग करके लोग रखे। ये तो अलग प्रक्रिया है, उसको पकड़े, हटावे, ठीक करे, सही लोग को यथाशीघ्र बहाल करे। कौन करेगा? अब तो प्रशासन से ही ना बात की जाए। आप सब चीज कर रहे हैं और आप अपने को दुरुस्त नहीं कर रहे हैं, मेरा ये सवाल है। ठीक है, करना है उन्हें ये ठीक है, ये अच्छी बात है। जो समाज में इन पर बातें हो रही हैं ये अच्छी बात है। ये दो बात हमको कहना है। देखिए, एक आईएएस पदाधिकारी शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए आगे बढ़ रहा है, परिस्थितियां जो हों तब बढ़ रहा है, तो यह बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है और इसमें सबको मदद करना चाहिए। जो अगर वो एक आदमी तनहा निकला हुआ है तो उसको सबको मिलकर मदद करेगा तो स्कूल की पढ़ाई व्यवस्था धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। एक कमिश्नर रैंक के पदाधिकारी से मेरी बात हुई तो उन्होंने एक बात कहा। क्या कहा कि के पाठक बहुत मेहनत कर रहे हैं, अखबार में रोज उनका समाचार हम पढ़ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ हम देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट में जितने कलेक्टर्स हैं और कलेक्टर्स के नीचे जो पदाधिकारी हैं वो इसमें कहीं रुचि दिखा नहीं रहे हैं, तो नहीं होगा, नहीं दिखा रहे हैं। तो उन्होंने इस पर अफसोस जाहिर किया कि नहीं, उनको रुचि दिखानी चाहिए। जिले में अगर जिला पदाधिकारी थोड़ा सा रुचि लें तो इनके कामों को और सफल किया जा सकता है। इसके साथ नगर निगम क्षेत्र है, नगर पंचायत है, नगर पालिका क्षेत्र है या और पंचायत क्षेत्र है, जिला परिषद क्षेत्र है। इनके जो सेवा के नाम पर जो आकर के नेतागिरी लोग कर रहे हैं, इनके वार्ड कमिश्नर, मेंबर जितने लोग हैं, इन लोगों को भी अपना समय निकाल करके उसमें सहयोग करने की आवश्यकता है। जा करके देखने की जी स्कूल की व्यवस्था क्या है, क्या कमी है, उसको पूरा किया जाए। लोग आ रहे हैं तो यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है, या नहीं पढ़ा रहे हैं तो क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर इतने लोग थोड़ा थोड़ा समय दें तो बिहार में एजुकेशन में परिवर्तन संभव है। लेकिन ये लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। स्कूल को जमीन नहीं मिला तो 30 बरस से पीपर के पेड़ के नीचे चल रहा है और उसका मास्टर पीपर के ऊपर चढ़ करके अपना टेलीफोन पर हाजिरी बनवा रहा है। तो नाटक ड्रामा हो रहा है। हाँ, तो अजीब बात है। कोई आदमी पैखाना पर चढ़ा हुआ है मास्टर हाजिरी बनाने के लिए, जो फोटो चल रहा है। तो पॉजिटिवनेस होना चाहिए। हम चाहते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधरे या शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, तो इन लोगों को मिलजुल करके काम करना चाहिए। तो यह बात तो सबको ही जानता है कि बिहार में भ्रष्टाचार है अकंठ। उसमें सबसे ऊपर दो है, शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग। ये सबसे ऊपर है। शिक्षा विभाग में जितना भ्रष्टाचार है आप सोच नहीं सकते हैं कि दूसरे विभाग में उतना भ्रष्टाचार होगा। सरकार के जितने भी आदेश होते हैं, डीओ जो है उसको दाएं और बाएं करता है। नहीं, आपने कहा कि सब कोई का इसमें सहयोग होना चाहिए, तो मैं आपको यहाँ सर बताऊँ कि जो कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत करके है संस्था है, उसके जो अध्यक्ष हैं सुधीर कुमार, उन्होंने बाज़ाब्ता जो इन्होंने कोचिंग को के लिए प्रतिबंध लगाए हैं उसका स्वागत किया है। कहा कि नहीं एकदम ठीक है, लेकिन साथ में यह भी कहा है कि तब यह भी व्यवस्था देखनी चाहिए कि जो कोचिंग के शिक्षक हैं वो योग्य हैं कि नहीं। यह भी देखना चाहिए कि उन शिक्षकों की ट्रेनिंग कैसे हुई। इन सारे चीज़ों का ध्यान देना होगा। केवल एक पक्ष लेकर आप काम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग इसको अच्छा नहीं मान रहे हैं, लोग इसे अच्छा मान रहे हैं। क्या सर आपने एक जो बात कहा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष ने इसका स्वागत किया है, हर आदमी स्वागत करेगा इसका। सर्वोपरि लक्ष्य है कि स्कूल की स्थिति सुधरे, शिक्षा व्यवस्था सुधरे, विद्यार्थियों को इस शिक्षा का लाभ मिले। मूल उद्देश्य यही है। उसके लिए टीचर भी है, स्कूल भी है, समाज भी है, गवर्निंग बॉडी भी है, सब चीज़ है सर। लेकिन पढ़ाई छोड़कर बाकी सब हो रहे हैं। पढ़ाई इसी पर हम आ रहे थे। अब समय बहुत हो गया है, हम लोग इसको समाप्त करेंगे।
उन्होंने एक निकाला जिसमें ये कहा कि कोई भी शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेगा, और उसके बाद 2 ही दिन के बाद फिर जैसे जातीय जनगणना वाला केस में बिहार सरकार जीतती है तो वो कहते हैं कि नहीं, इस कार्य में शिक्षक को लगाया जा सकता है। इसको आप कैसे देखते हैं? चूँकि मुझे लगता है कि सारी चीज़ें कहीं ना कहीं राजनीति से या सरकार से प्रभावित हो जा रही हैं, वह भी एक बड़ा कारण है इसका। देखिए, के पाठक का जो एक्शन है वो राजनीति से प्रेरित बिल्कुल है, बिल्कुल है। उनका जो आगमन हुआ है वो शिक्षा मंत्री के को सुधारने के लिए हुआ है, शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए नहीं हुआ है। मंत्री को तो जो चीज़ नेगेटिविटी से आई है उसे आप कितना पॉजिटिवनेस चाहते हैं? सच्चाई तो ये क्या सर? नहीं, सही कहा है इन्होंने। खैर, वो राजनीति से प्रेरित तो ये आपका जो जातीय जनगणना में भाग लेने का शिक्षकों का जो आदेश आया है वो पूर्णतः राजनीतिक से प्रेरित है, या कहा जाए कि आका का आदेश हुआ है जो सत्ता में सर्वोपरि है, तो उससे डिनाई नहीं कर सकते हो। हम लोग अभी यहाँ पर जो भी चिंताएं व्यक्त किए हैं वो है कि हमारा बिहार का शिक्षा व्यवस्था सुधरे। इसके लिए के पाठक अगर कुछ कर सकते हैं, ठीक है, समय पर टीचरों को ला दे, विद्यार्थियों को लिए भी कड़ाई करे कि कोई स्कूल में आवे, लेकिन वो पढ़े और उसका टीचर पढ़ावे, ये क्वालिटी एजुकेशन उन्हें मिले, इसके लिए क्या करना है अभी हम लोग को देखना बाकी है कि इतने वरिष्ठ पदाधिकारी इस क्षेत्र में क्या कदम उठाने वाले हैं कि क्वालिटी एजुकेशन विद्यार्थियों को मिल सके। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा बनिस्बत की टीचरों को क्लास में पहुंचा देना, टीचरों को क्लास में पहुंचा देना, विद्यार्थियों को क्लास में पहुंचा देना, बात इतना ही से नहीं हो रहा। क्वालिटी एजुकेशन कैसे उन्हें प्राप्त हो, इसके लिए हमारे के पाठक साहब क्या कर रहे हैं, हम इसमें के लिए इंतजार करेंगे और देखेंगे। इस बहस का जो लब्बो-लुआब है वो यही है कि वो काम तो बेहतर कर रहे हैं, लेकिन जो नियम कानून बनाए जा रहे हैं उसमें व्यवहारिकता की ज़रूरत है, पहली बात। दूसरी बात कि शिक्षक और छात्र को जगह पर पहुंचा के और पढ़ाई करावें, इसके लिए ज़रूरी है कि विभागीय जो व्यवस्था है उसको भी दुरुस्त की जाए। क्योंकि इस भ्रष्टाचार, जो शिक्षा में भ्रष्टाचार है, इसकी गंगोत्री कहीं ना कहीं पटना का शिक्षा विभाग है और वहीं से शुरू होता है जो हर जगह जाता है। जब जो बड़े पदाधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, वो अपना शेयर मांगेंगे और फिर उसके बाद इस तरह की व्यवस्था कोई चाहेगा कि 100% सही हो जाए, तो ये असंभव है। इसलिए के पाठक साहब को चाहिए कि वो जो काम कर रहे हैं उसका सब कोई समर्थन करेगा, लेकिन उसमें व्यवहारिक पक्ष भी समाहित किया जाए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते रहिए रियल न्यूज। अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।